हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। हमारी सीरीज का ये चौथा लेक्चर है। आज हम 2015 में आए हुए हिस्ट्री के आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर छठवां प्रश्न आपसे कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। ए विकल्प आपके सामने है, न्यायपालिका एवं विधायिका की लेजिस्लेचर के बीच शक्ति का पृथक्करण। बी विकल्प है, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। सी विकल्प है, भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां। और डी विकल्प है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो विकल्प आपका बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप तौर पर भी जाना जाता है। उस समय जो भारत सचिव जो थे वो लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे, और जो भारत में वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और इसका एक जो प्रमुख प्रावधान था कि इसमें जो राज्यों स्तर पर द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, अर्थात कुछ जो आरक्षित विषय थे उसमें गवर्नर नियम बनाता था, और जो हस्तांतरित विषय थे उसके लिए वे मंत्री जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे वे कानून बनाते थे। तो यह उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन था। चलिए हम अपना सातवां प्रश्न देखते हैं। यहां पर सातवां प्रश्न आपसे कहता है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है, इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की। बी विकल्प है, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। और सी विकल्प है, इसने आईसीएस में अधिक से अधिक भारतीयों का विस्तार किया। तो देखिए दोस्तों, जो भी प्रावधान जब 1939 से लेके 1945 तक जब स्वतंत्रता आंदोलन बहुत ही सघन हो जाता है, उस समय आप वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर आप देखते हैं कैबिनेट मिशन है, शिमला वार्ता है, और उससे संबंधित जो भी इस तरीके जितने भी प्रावधान वहाँ पर अधिनियम, जितने भी वहाँ पर शिष्टमंडल वगैरह आए हुए थे, और जो भी जितना भी सघन चाहे वहाँ पर जो जितने भी मूवमेंट हुए थे वहाँ पर, जैसे कि आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन है, उसके पहले जो है अगस्त ऑफर आता है, और वहाँ पर साथ ही में जो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में वहाँ आज़ाद हिंद फौज, तो उससे संबंधित मेरा बताने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वहाँ पर जितना भी सघन घटनाक्रम हुआ था उसकी आपको स्पष्ट तौर पर जानकारी होनी चाहिए। उससे आपको मेंस में भी सवाल बन सकते हैं, और उस पर सवाल पूछा भी जा चुका है, पिछले साल भी पूछा गया था, 2019 के मेंस से भी पूछा गया था, और प्रीलिम्स में भी काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प 2 है आपका, कि इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, तो यह कथन, ये जो विकल्प है दोस्तों, वो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। तो फिर उसके बेस पे आप बी गलत, ऑप्शन गलत हो जाएगा, और आपका फिर बच जाएगा आपके पास केवल एक ऑप्शन, और एक और 3 ऑप्शन बच जाएगा। और जो तीसरा ऑप्शन है, इसने आईसीएस में अधिक से अधिक भारतीयों का विस्तार किया, यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न आपसे कहता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन और किस आंदोलन के कारण हुआ था, तो जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो देखिए दोस्तों, जब आप, जैसे कि आपने पढ़ा होगा इतिहास में, तो इस विषय की आपको जानकारी आपसे अपेक्षा की जाती है, और ये एक बहुत ही इजी कैटेगरी का प्रश्न है। हालांकि यहाँ पर इसका जो आंसर है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ए हो जाएगा, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन इसे कहा जाता है, लेकिन स्वदेशी आंदोलन के तौर पर भी आप याद रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब 1900 स्वतंत्रता आंदोलन का जो पहला चरण है, जिसको नरम दली के लोग नेता जो थे, दादा भाई नौरोजी है, वहाँ पर बदरुद्दीन तैयब है, फिरोज शाह मेहता है, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेतागण जो भी हैं, वरिष्ठ नेता, वह जो लीडरशिप दे रहे थे उस टाइम पे, तो उनको नरम दल का नेता कहा जाता था। और उसके बाद जो है 1890 के बाद के दशक में, उसके बाद जो हमारा बाल गंगाधर तिलक का ग्रुप है, और उनके नेतृत्व में लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक है, और विपिन चंद्र पाल हैं, तो उनके नेतृत्व में जो दल, अलग एक दल आता है, उसे गरम दल कहा जाता है। और उसी के द्वारा जो उन्हीं के दोनों विचारधाराओं, दोनों के जो कुछ प्रमुख मुद्दों में हस्तक्षेप लेकर जब बंगाल विभाजन हुआ, और दोनों के बीच में दोनों के विचार जो थे, दोनों की जो सोच थी, दोनों ग्रुपों की, उनके बीच में जो अंतर थे, उसी को लेके एक प्रकार से कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद को लेकर भी, तो आप विस्तार में वहाँ पर पढ़ते हैं 1905, 6 और 1907 के आंदोलन में। तो 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला रहता है, सूरत अधिवेशन, उसमें कांग्रेस का विभाजन होता है।
और वहाँ यह जो है स्वदेशी आंदोलन के घटनाक्रम के कारण होता है। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन जो बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न कहता है, यह एक मध्यकालीन भारत में आया हुआ प्रश्न है। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, पहला विकल्प है उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोगों की शुरुआत हुई। दूसरा विकल्प है इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। तीसरा विकल्प है इस क्षेत्र में तैमूरी या तैमूरिद वंश का राजवंश का स्थापित हुआ। तो देखिए दोस्तों, जो दूसरा विकल्प है इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो मेहराब और गुंबद बनाने की परंपरा है वह सल्तनत कालीन में ही शुरू हो जाती है। जब 1206 से जब आप देखते हैं ऐबक वंश की शुरुआत होती है, तो वहाँ पर ही मेहराब और गुंबद बनाने की परंपरा देखने मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो विकल्प 2 है वो गलत हो जाएगा। तो उसके आधार पर यहाँ पर आप ए ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और आप यहाँ पर डी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आपके सामने विकल्प बन जाता है वी यानी 3 और सी 1 और 3। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प यानी कि पक्का सही है। फिर आप पहला विकल्प देखते हैं उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से स्पेसिफिक फैक्ट जरूरी नहीं आपको याद हो, लेकिन आप कोशिश करें कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जब भी आप मध्यकालीन भारत को पढ़ें, और अगर आप पिछले 2 वर्षों से देखेंगे तो मध्यकालीन भारत के जो प्रश्न हैं वे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 4-5 प्रश्न जो है मध्यकालीन भारत से पूछे जा रहे हैं। पहले ये प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। तो अब आपको मध्यकालीन भारत को भी थोड़ा अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। तो उस आधार पर दोस्तों इसका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि जो केवल 30 आंसर है वह सही हो जाएगा। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को मैंने यहाँ इसलिए रखा है ताकि आप समझ सकें यूपीएससी किस किस तरह के प्रश्न भी पूछ सकती है। तो यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय राज्यों के बारे में बात की गई है और यहाँ पर वर्तमान राज्य क्षेत्र के बारे में बात की है। जो पहला विकल्प है चंपक के सामने मध्य भारत, और दूसरा दुर्गर है जो है जम्मू, और तीसरा जो कुलूत है वो मालाबार है। तो ऐसे दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप जब भी पढ़ें तो आप कोशिश करें कि आप मैप के थ्रू ऐसी जो भी लोकेशन है, स्पेसिफिक कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आप उनको याद रखने की कोशिश करें, या उनकी कोई रिवर्स वगैरह की साइट है, जैसे हम्पी है तुंगभद्रा नदी के पास में उसके साइड बैंक में। तो इस तरीके से आप कोशिश करें कि चीज़ों को याद रख सकें। अगर इस तरीके से कोई प्रश्न आता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे प्रश्न आपसे बने ही, लेकिन अगर आता है तो आप कुछ न कुछ तरीके से एलिमिनेट कर सकें और उनको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा दुर्गुर और जम्मू ये बस सही है। यहाँ पर इसका उद्देश्य, मेरा ये उद्देश्य था यहाँ पर कि आप इसका आंसर ये देख सकें कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है कि इससे यह प्रश्न हमने जो देखा है इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ।